नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम लोग आर के राजपूत का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने नेटवर्क थ्योरम को ख़त्म किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथियों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हम लोग आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। साथियों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9.11 इंटू 10⁻31। हमारा अगला क्वेश्चन है कूलम्ब लॉ के अनुसार। कूलम्ब लॉ के अनुसार साथियों फार्मूला होता है F = Q1 Q2 अपॉन 4πε0 d²। क्या होता है दोस्तों? ये होता है कूलम्ब लॉ। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता बराबर होती है। साथियों, जो विद्युत तीव्रता अर्थात इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इसे आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? G = V/d। ये इसका फार्मूला होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है आवेशित कणों के कारण वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। दोस्तों, मान लीजिए दो चार्ज पार्टिकल है हमारा Q1, ठीक, और Q2। अगर जो इनकी बल रेखाएं जो होती हैं ये ऐसे ना होती हैं, स्ट्रेट थोड़ी ना होती हैं, तो इसे क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे कर्वेचर या सदैव कर्व, ऑलवेज कर्वेचर होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है आवेशित चालक से दूरी d पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा। साथियों, जो फार्मूला होता है अभी आपको मैं बताया हूँ, ठीक, इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E = V/d। क्या बोल रहा है? आवेशित चालक से दूरी d पर, यानी ये Q है, मान लीजिए Q1, ये Q2, ये इन दोनों के बीच की दूरी d है, ठीक। तो ये क्या पूछ रहा है? दूरी d स्थित है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो ये इसके होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अर्थात 1/d। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो होती है पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर, ठीक है, जो हमारा आंसर सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है समबिंदु पृष्ठ और क्षेत्र रेखा होगा। दोस्तों, मान लीजिए कोई ये समविभव कोई पृष्ठ है, ठीक, इसे कोई रेखा जो विद्युत क्षेत्र की है, ठीक है, स्पर्श करती है, तो इस पे जो लंब होगा वो हमारा ऑलवेज 90 डिग्री। आप किधर भी टारगेट रख लीजिए दोस्तों, ये हमेशा आपका 90 डिग्री ही होगा, ठीक है, आपको 90 डिग्री ही होगा। तो क्या होगा? समविभव पृष्ठ पर क्षेत्र रेखा के बीच होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। किसी आवेशित पिंड जो इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न करता है वो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी एयर कैपेसिटर के प्लेट के मध्य बैकेलाइट शीट लगा दिया जाए तो कैपेसिटेंस का मान क्या होगा? दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, दो प्लेट हैं, ठीक, इन दोनों के बीच अगर आपका एयर है, ठीक, अगर मान लीजिए ये आपका एयर है इनके बीच, तो इसका क्या होगा? सॉरी दोस्तों, मान लीजिए एयर है तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा? ये 1 होगा। लेकिन अगर इसमें बैकेलाइट हम भर दे रहे हैं इंसुलेटर, ठीक है, तो उसका जो मान होगा
वो 1 से बड़ा होगा। तो जब एप्सिलॉन नॉट हमारा ज़्यादा होगा तो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर A अपॉन डी। अगर आपका ये ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक आपका C ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन में दोस्तों यही पूछ रहा है कि किसी एयर कैपेसिटर के प्लेट पर मध्य अगर बैकेलाइट की शीट लगा दी जाए तो कैपेसिटेंस का मान क्या होगा। तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर 10 वोल्ट के 0.24 कूलम आवेश को संचित करता है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। साथियों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। क्यू की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, दिया है 0.24, वोल्ट कितना दिया है 10, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 माइक्रो फैरड, जो आपका आंसर दिया हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, एक कैपेसिटर को बचाने के लिए उसका डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है। साथियों उसका डाइलेक्ट्रिक हमेशा हाई परमेबिलिटी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस की इकाई होती है। साथियों आपने फार्मूला जो भी पढ़ा है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q क्या होता है, कूलाम, V क्या होता है, वोल्ट, अर्थात कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होगा। या आप इसका मात्रक याद कर सकते हैं, कैपेसिटेंस का मात्रक एक और होता है जिससे हम लोग कहते हैं फैरड। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हैं तो धारिता होगी। साथियों कैपेसिटर अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उनका C इक्विवेलेंट होगा 1/C, 1/C2, 1/C3। आपका कितना बोला है, 15 का बोला है, यानी 1/15 करेंगे, 1/15 करेंगे, 1/15 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3/50। अर्थात आप इसे कह सकते हैं आपको C इक्विवेलेंट आएगा 5 माइक्रो फैरड। ठीक, लेकिन दोस्तों जब बराबर में होते हैं तो जितना हो उतने से डिवाइड कर देते हैं, यानी आपका 15 माइक्रोफैरड का ये पूछ रहा है क्वेश्चन, 15 माइक्रोफैरड दिया है। ठीक, तो आप उसे 3 क्वेश्चन है, 3 है ना, 3 कैपेसिटर अगर सेम है, मान लीजिए बोला ना 15 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हो तो यानी 15 के सेम है तो आप जितने होते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। 3 संख्या में है, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 माइक्रो फैरड। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 10 माइक्रो फैरड के कैपेसिटर समांतर में जुड़े हैं। साथियों अगर 3 है और 10 माइक्रो फैरड के हैं, ठीक है, अगर 10 माइक्रो फैरड के हैं 3 में है तो इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या आप सीधे कर लीजिए, C इक्विवेलेंट होता है आपका C1 + C2 + C3, तो 10 3 है तो कितने हो जाएंगे आपके 30 माइक्रो फैरड इसका आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरावैद्युत पदार्थ होना चाहिए। साथियों पैरावैद्युत पदार्थ हमेशा इंसुलेटर होना चाहिए, ना कि रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर होगा तो वो चार्ज को बाईपास कर देगा। ठीक है, इसलिए हम लोग पैरावैद्युत पदार्थ हमेशा इंसुलेटर होना चाहिए जो हमारा चार्ज को बाईपास ना करे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर होता है जनरली ये पोलैरिटी के हिसाब से डिफाइन किया होता है। इसको हम लोग सिर्फ डीसी पे यूज करते हैं, स्पेशली ये पोलैरिटी डिजाइन के लिए ही ये बनाया गया होता है। ये आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका याद रखिएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आपका जो होता है वो ओनली डीसी में यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस प्रभावित नहीं होती है। साथियों आपने फार्मूला अभी पढ़ा है, C = ε0 εr A/d। ठीक, तो आपका एरिया ऑफ प्लेट से भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट से भी प्रभावित होता है, लेकिन प्लेट की मोटाई से इसका प्रभावित नहीं होता है।
अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लेट की मोटाई। प्लेट की मोटाई हो या से इसका कैपेसिटेंस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्ञात किया जा सकता है। साथियों, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा कि जो बेलन का कैपेसिटेंस होता है वो होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर log E अपॉन R2 अपॉन R1। इसे आप लोग हम लोग डिराइव करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव एक है, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी घन जो विद्युत क्षेत्र में है उसके सतह पर आवेश Q है तो उसके सेंटर पर चार्ज होगा। साथियों, इसका क्वेश्चन करने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए आपको ये घन है, ठीक, चार्ज Q है, Q है, Q है, Q है, Q है, तो ये पूछ रहा है सेंटर पर चार्ज कितना होगा। दोस्तों, इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर आता है वो आता है Q अपॉन 6 से, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। साथियों, कुछ क्वेश्चन जो हैं हमें हमेशा याद रखने पड़ते हैं एग्जाम की दृष्टि से, कि अगर एग्जाम में आप उसको ड्राइव करेंगे तो आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका आधा घंटा ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आप जो रटने वाले होते हैं उसको आप नोट बना के लिख लिया कीजिए और उसको आप याद रखा कीजिए। 2-3 बार उसको रिवाइज करेंगे तो आपको ज़िंदगी में भी कभी नहीं भूलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी खोखले धातु के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र में आवेश होगा, तो दोस्तों वो हमेशा 0 होगा। अगर खोखला है तो आवेश 0 होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर की धारिता का प्रभाव नहीं पड़ता, तो दोस्तों थिकनेस ऑफ प्लेट, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिफाइन किए हैं कि थिकनेस पे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि C इक्वल टू आपका होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D। डिस्टेंस पे करता है, एरिया पे करता है, लेकिन थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कैपेसिटर में विद्युत आवेश संचित रहता है, तो दोस्तों विद्युत आवेश जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक में संचित रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पैरावैद्युतांक वाला पदार्थ है, दोस्तों सिरेमिक जो होता है इसका पैरावैद्युतांक आपका 200 होता है। ग्लास जो होता है इसका पैरावैद्युतांक आपका 5 से लेकर 10 के बीच होता है। ऑयल जो होता है आपका, ऑयल का पैरावैद्युतांक आपका 2 होता है। वैक्यूम जो होता है आपका, इसका पैरावैद्युतांक आपका 1 होता है। दोस्तों ये आप लोग को याद रख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में ये पूछ देता है कि कितना होता है ऑयल का, या फिर पूछ लेगा इनमें से सबसे अधिक किसका है, सबसे कम किसका है। तो जब तक आपको इसके बारे में इसका डेटा वैल्यू नहीं पता होगा, आप कम और अधिक नहीं बता सकते हैं, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा कैपेसिटर है जिसमें वेरिएशन सबसे कम होता है। दोस्तों सिल्वर प्लेट माइका कैपेसिटर जो होता है इसमें सबसे कम वेरिएशन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 विद्युतीय कॉन्टैक्ट में जब स्पार्किंग होती है तो इसे कम करने के लिए कैपेसिटर लगाते हैं जो सप्लाई के, दोस्तों वो सप्लाई के समांतर में होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों इसको आपको लग रहा होगा कि मैं इसमें समझा कह रहा हूँ। दोस्तों जहाँ समझाने वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ मैं आपको जरूर समझाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको समझने वाले नहीं, ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे इसका आंसर, ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। बाकी अभी आगे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो समझाने वाले हैं, मैं उनको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुद्ध संधारित्र में पावर लॉस होता है, तो दोस्तों शुद्ध संधारित्र में पावर लॉस नहीं होता है, अर्थात 0 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटिव लोड में करंट वोल्टेज से क्या होता है, तो दोस्तों कैपेसिटिव लोड में आपका करंट हमेशा वोल्टेज से लीड करता है, ठीक है, कितना करता है, 90 डिग्री लीड करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब समांतर प्लेट संधारित्र में फेराविद्युत स्लैब डालते हैं तो प्लेटों के बीच क्या होता है। दोस्तों प्लेटों के बीच जो होता है विभवांतर हमारा वो घटता है। क्यों घटता है, आइए आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी 2 प्लेट के बीच में आपने डाला डाइलेक्ट्रिक,
ठीक है। तो उसकी रिलेटिव परमिटिविटी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। मान लीजिए आपका एप्सिलॉन नॉट आपका इंक्रीज कर दिया, ठीक। अगर एप्सिलॉन नॉट आपका इंक्रीज हुआ तो सी आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, ठीक। और सी इजिकल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा है, सी इजिकल टू होता है क्यू अपॉन भी। अगर सी आपका इंक्रीज होगा तो भी आपका क्या होगा, डिक्रीज। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि अगर स्लैब डालते हैं तो विभवांतर क्या होगा, तो विभवांतर हमारा घटेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता बढ़ती है जब प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ते हैं, ठीक, और प्लेटों के बीच की दूरी घटते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार आपको रिपीट हो गया है, इसलिए आपको ये याद भी हो गया होगा, ठीक है। ए अपॉन डी उसी से निकला। हमारा अगला प्रश्न है, एक कैपेसिटर में होता है, तो दोस्तों एक कैपेसिटर जो होता है दो चालक एक विद्युत रोधक से अलग रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, जैसे एक प्लेट है, 2 प्लेट, इसमें क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक पढ़ते हैं, यही हमारा एक कैपेसिटर होता है। तो क्या बोला, दो चालक यानी प्लेट का एक पार्ट, प्लेट का दूसरा पार्ट, बीच में क्या होता है, विद्युत रोधक यानी डाइलेक्ट्रिक से जो ये दोनों चालक अपना पृथक यानी अलग रहते हैं, यही हमारा कैपेसिटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गैंग कैपेसिटर होता है। दोस्तों गैंग कैपेसिटर और कुछ नहीं होता है, एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है। ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ये रोटर हो गया, ठीक, ये क्या होगा आपका स्टेटर हो गया, ठीक। अब बीच में क्या आपने भर दिया, आपने भर दिया बीच में डाइलेक्ट्रिक, ठीक, बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो आपका ये रोटेटिंग होता है और ये स्टेटिंग रहता है, तो ये घूमता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है वेरिएबल कैपेसिटर, जो होता है गैंग कैपेसिटर, ठीक है। एक पार्ट इसका होता है स्टेटर, एक होता है रोटर, बीच में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारणतः पेपर कैपेसिटर होते हैं। दोस्तों पेपर कैपेसिटर जो होते हैं वो रोल्ड फाइल के रूप में लपेटे जाते हैं, अर्थात आपका जो पेपर कैपेसिटर होता है ऐसे रोल्ड में घुमा रहता है, इसी को ये कह रहा है कि पेपर कैपेसिटर होते हैं, तो वो रोल्ड फाइल के रूप में मुड़े हुए रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एयर कैपेसिटर बनते हैं। तो साथियों एयर कैपेसिटर 10 से 400 पिकोफैरेड के बीच बनते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धारिता की इकाई होती है। तो दोस्तों धारिता की इकाई फैरेड होती है या कूलाम प्रति वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब किसी संधारित्र का आवेश 200 माइक्रोकूलाम तथा वोल्टेज 200 वोल्ट हो तो धारिता होगी। तो C इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। Q का वैल्यू कितना दिया है, 200 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, अपॉन V का वैल्यू दिया है 200, 200 तो 200 कैंसिल, यानी आपका हो गया 1 माइक्रो फैरेड। साथियों ये क्वेश्चन आपका 1 माइक्रो फैरेड आपका आंसर होगा, गलती से 10 छप गया है, अब इसको सही कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी तथा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अनुपात होता है। तो दोस्तों इसका अनुपात जो होता है वो होता है परमिटिविटी, ठीक है, इसे आप कहते हैं परमिटिविटी। इसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है D अपॉन E, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इसका फार्मूला होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र में C फैरेड व V वोल्ट हो तो उसका ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दोस्तों W बराबर होता है हाफ CV², या आप कह सकते हैं हाफ Q² अपॉन C, या आप कह सकते हैं हाफ Q इंटू V। ये तीनों फार्मूला इसके होते हैं ऊर्जा के। हमारा अगला क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर होती है। तो दोस्तों एब्सोल्यूट जो हमारा होगा वो होगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर आपका एयर के लिए कितना होता है 1, ठीक है, तो आपका एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा आपका 8.854 इंटू 10⁻⁻12
फैरेड प्रति मीटर। ये होता है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी आपका एयर कितना होता है, अभी आपको मैं बताया हूँ ऊपर, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है एयर का 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वो होती है एक सदिश राशि। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी कैपेसिटर की धारिता 1 फैरेड व ईएमएफ 4 वोल्ट हो तो ऊर्जा होगा। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा है हाफ CV²। सी कितना दिया है, सी दिया है 1, भी कितना दिया है 2, 2 दूनी 4 यानी 4 वोल्ट यानी 4 चौका 16, यानी आपका हो जाएगा 4 वोल्ट ना, तो 4 का 16 यानी 16, 16/2 यानी 8, आपका 8 जूल आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाई फ्रिक्वेंसी वाले परिपथ में कैपेसिटर प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों हाई फ्रिक्वेंसी वाले में आपका होता है माइका कैपेसिटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटर बैंक जो पावर फैक्टर सुधार के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनका मान होता है। तो दोस्तों उनका मान होता है KVR में, रिएक्टिव पावर जिसे कहते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, CQ व V में संबंध होता है, क्या होता है, Q=CV। हमारा अगला क्वेश्चन है, समान डेटिंग के लिए सामान्यतः छोटा आकार व संधारित्र होता है। तो दोस्तों जो होता है वो होता है सिरेमिक, क्योंकि सिरेमिक का जो होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 200 के लगभग। ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका ज़्यादा होगा तो आपकी कैपेसिटी क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस अधिक होगा। ठीक है, तो आप सेम रेटिंग के लिए इसकी साइज़ छोटी होगी, तो क्या इसके कर देंगे, समान रेटिंग अगर है तो उस आकार में छोटा कौन सा होगा, वो होगा सिरेमिक। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक माइका कैपेसिटर व एक सिरेमिक कैपेसिटर का आकार बराबर हो तो कैपेसिटेंस किसका अधिक होगा। दोस्तों अभी मैं आपको ऊपर जो बताया हूँ वो है कि दोनों का आकार अगर सेम है तो सिरेमिक का जो हमारा होगा साइज सिरेमिक का हमारा कम होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखता है। तो दोस्तों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारा ऑयल का होता है जो वो होता है 2, एयर का होता है, एयर के लिए आप लिख लीजिए दोस्तों, एयर का होता है 1, ग्लास का लिख लीजिए, ग्लास का होता है आपका 5 से 12 कभी भी इन दोनों के बीच में सकता है। माइका का दोस्तों आपसे से मैक्सिमम पूछता है तो माइका ले लीजिए, आपका होता है 3 से 8। रबड़ का आप देख लीजिए, रबड़ का आप मान लीजिए आपका लगभग होता है 2.5 होता है, और सिरेमिक का मैं आपको बता ही दिया हूँ 200। पोर्सेलिन का आप लिख लीजिए, पोर्सेलिन का होता है 5 से 7। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, जगह नहीं मिल रहा मुझे। और पेपर का आप लिख लीजिए 1.8 से लेकर 2.8 तक। तो दोस्तों ये चार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा अच्छे से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे कम ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। तो दोस्तों सबसे कम जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पेपर कैपेसिटर की ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है वो होती है 200 से लेकर 1600 वोल्ट तक। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बनाना है तो आप पेपर टाइप यूज़ करते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए तो इलेक्ट्रोलिटिक यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन आपको यूज़ करना है तो आप पेपर कैपेसिटर यूज़ करिएगा, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन आपको यूज़ करना है तो आप इलेक्ट्रोलिटिक। लॉन्ग का मतलब दोस्तों क्या है कि अगर आप किसी इक्विपमेंट में अगर कैपेसिटर का परमानेंट यूज है तो वहाँ पेपर यूज करिएगा, और शॉर्ट टर्म मतलब स्टार्टिंग करना सुबह काम है, स्टार्टिंग का उसका कंडीशन कट जाता है तो आप वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक यूज करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइका का पहला वैद्युतांक होता है। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर बताया हूँ आपको 3 से 8 होता है माइका का। हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्वात का पहला वैद्युतांक होता है, अभी मैं बताया हूँ ऊपर दोस्तों ये होता है 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलैरिटी के लिए बनाया गया कैपेसिटर होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन घुमा सा आपको पूछ रहा है, 2-3 क्वेश्चन मैं इस पर आज डिस्कस कर चुका हूँ। क्या होता है, पोलैरिटी के लिए इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है, और जो ओनली डीसी में यूज होता है, ओनली डीसी में यूज होता है। दोस्तों यही एक कैपेसिटर ऐसा है जो डीसी में यूज होता है और ये पोलैरिटी के लिए डिजाइन किया गया है।
अगर गलती से इसका कनेक्शन उल्टा हो गया है तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये भी पूछता है कि इसकी ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसकी पोलरिटी हमें अच्छे से देखना पड़ता है, तो वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारे किसी भी वीडियो का PDF लिंक प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस पर क्लिक करिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अपने ग्रुप में जो भी आपके दोस्त यार पढ़ने वाले हों उन तक ये वीडियो को पहुँचाइए, जिससे हमें लाइक मिले, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे और वीडियो बनाता रहूँ। दोस्तों तब तक के लिए, और दोस्तों अगर आपको कोई भी हमसे इंक्वायरी करनी है किसी प्रकार की भी तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे कोई भी डाउट हो। और कमेंट के माध्यम से दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तब मुझे कमेंट करिए या मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।